बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आपने कल से एक बदलाव देखा होगा कि हम लोग अब कमेंट में आपका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अच्छे एकदम जवाब आए थे उसका जवाब मैंने दिया है, और इसी तरीके से हर क्लास का जो सवाल है उसका जवाब आप लिखिए और उस पर कमेंट में रिप्लाई हम जरूर करेंगे। आप अच्छा लिखेंगे तो शाबाशी मिलेगी, कोई कमी होगी तो वो भी बताया जाएगा, और उस कमी को कैसे आप दूर करें या सुधार कैसे करें यह भी बताएंगे। मैंने कल जब बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट पढ़ा तो उन्होंने लिखा एकदम सही, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से सबका जवाब सही निकला, यानी कि आप लोग क्लास पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। एक जो कमी मुझे नजर आई वो ये थी कि आपकी जो लिखने की भाषा है उसको थोड़ा सा आपको बदलना होगा। देखिए, भाषा शैली हर प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अगर किसी मुद्दे पर पत्रकार बात करेगा तो उसका दूसरा शैली होगा बात करने का, लेकिन अगर उसी मुद्दे पर कोई अधिकारी बात करेगा तो उसका दूसरा भाषा होगा बात करने का। तो चूंकि अगर आप यूपीएससी का आपको आंसर राइटिंग करना है तो आपको इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना है जो ऑफिशियल लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चले कि हमारी लिखी हुई भाषा ऑफिशियल है, तो इसके लिए आपको उस प्रकार के नोट्स, उस प्रकार के जवाब आपको पढ़ने होंगे, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपको देखना होगा, पढ़ना होगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, एक अधिकारी किसी चीज को कैसे लिखता है, कैसे सोचता है, ये प्रैक्टिस से आएगा। भाषा शैली आपकी एकाएक नहीं बदल जाएगी। आप ज्ञान तो अर्जित कर लेंगे, लेकिन उसको निकाल कर कॉपी पे लिखने के लिए आपकी भाषा शैली तुरंत नहीं बदलेगी। ये एक गुण है जो धीरे धीरे आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो हमेशा जब आप लिखें तो न्यूट्रलाइज होकर के लिखें, यानी कि जितना तथ्य है उतना ही लिखें, इधर उधर की किसी चीज को ना लिखें। ठीक है, कि सरकार ने ये, सरकार ने, आपके लिए बस वो एक प्रावधान है, इस हिसाब से आपको लिखना होता है। ठीक है, और जब एकदम स्पष्ट बात आप लिखते हैं, इधर उधर नहीं लिखते हैं, तो भाषा शैली एकदम सीधी रहती है, और अमूमन सरकारी दस्तावेजों में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आइए इस क्लास में हम समझेंगे भूविज्ञान के अंदर भूविज्ञान को, कि भूमि के नीचे का जो विज्ञान है वो क्या है, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इस क्लास में भी रिवायत के हिसाब से आपको सवाल मिलेगा जिसका जवाब आपको लिखना होगा, और उसका जवाब हम भी देंगे कि आपने कैसा लिखा, कैसा उसमें क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। आपने शुरुआत की, जब हम क्लास शुरू किए वहाँ पर जब पृथ्वी की संरचना आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार हमने अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी का आकार क्या है, इस पर चर्चा की थी। वह भी चीजें जो हैं वो पृथ्वी पर कहीं पर आपको दृष्टिगत नहीं होंगी, आपको कहीं अक्षांश रेखा दिखेगी नहीं, उसको हमने बनाया है, एज्यूम किया है कि जो है एक आकार पृथ्वी का पता कर लिया कितना है, और एक जो है रेखा हमने बना ली कि इस प्रकार से वो काम करती है, यानी कि वो एक एजम्पशन है। लेकिन उससे भी कम जानकारी पृथ्वी के उस भाग की है जो पृथ्वी के नीचे है, यानी कि जो पृथ्वी का धरातल है उसके अंदर जाने पर पृथ्वी का किस प्रकार का स्वरूप है, इसकी जानकारी बहुत ही कम है। इसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो दाब, घनत्व, ताप, या बहुत बाद में जो है भूकंपीय तरंग, ये 3-4 कंपोनेंट हैं जिनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यही वो चीजें हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी कितनी गहरी है, कहाँ तक क्या स्थिति है, कैसे वो काम कर रही है। ठीक है, कोई विशेष इसके लिए और उपबंध अभी तक नहीं हो पाया, और रिसेंटली जो भी वर्गीकरण, जो भी अभी आप चित्र देख रहे हैं इसको मैं समझाऊंगा कि ये क्या बला है। ठीक है, ये जो पूरा चित्र बना हुआ है इसका आधार ये भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दाब, घनत्व, ताप है, यह भी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये किस प्रकार निभाता है, कैसे काम करता है, इसको समझेंगे। मेरे से कल एक स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा
क्योंकि मैंने बताया था पिछले किसी क्लास में बताया था कि जब आप पृथ्वी के धरातल के नीचे यानी कि आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो ताप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप 32 मीटर धरातल से नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। उसका सवाल बड़ा लॉजिकल था। सवाल ये था कि जब धरातल के नीचे जाने पर तापमान बढ़ रहा है तो धरातल से ठंडा पानी कैसे निकल रहा है। सोचिए, दिमाग लगाइए। आप जाते हैं, नल चलाते हैं और नल से आपको ठंडा ठंडा पानी मिलता है, या गर्मी के महीने में ठंडा मिलता है और ठंडी के महीने में गर्म मिलता है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है तो हमेशा जो पानी है उसका ताप तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गर्मी के महीने में आपको ठंडा पानी मिल रहा होता है। तो इसका रीजन क्या है? सवाल उसने अच्छा पूछा, लेकिन इसका जवाब बड़ा आसान है। जवाब ये है कि धरातल के नीचे जो पानी है उसका एक नियत ताप होता है। उसका ताप बदलता नहीं है ज़्यादा, वो एक नियत ताप होता है। और नियत ताप होने की वजह से आप कंपेयर उसको किससे कर रहे होते हैं कि धरातल पर कितना ताप है। जैसे गर्मी के महीने में अत्यधिक सूर्यातप प्राप्त होने की वजह से धरातल का ताप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब धरातल का ताप ज़्यादा है तो धरातल के नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर तो नियत है, वो तो बढ़ा नहीं। तो जब आप नल से पानी निकालते हैं तो आपको ठंडा पानी मिलता है। ठंडी के महीने में क्या होता है कि धरातल का टेम्परेचर कम हो जाता है और आप ठंडा महसूस करते हैं, लेकिन जो धरातल के नीचे वाला पानी है उस पर तो कोई असर नहीं हुआ। तो वो पानी अपना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए तो आपको अपेक्षाकृत वो गर्म लगता है। यही इसका रीजन है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई और अवधारणा है कि नीचे जो पानी है वो क्यों हमेशा ठंडा या गर्म बना रहता है, क्योंकि वो नियत रहता है और जो हम कंपेयर करते हैं वो धरातल के ताप से करते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि ये पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के धरातल से जैसे ही आप नीचे जाते हैं ताप, दाब और घनत्व सब बढ़ता चला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 के आसपास है। ठीक है, और जैसे जैसे आप केंद्र की ओर जाते हैं लगभग 13 हो जाता है। ठीक, तो घनत्व धीरे धीरे नीचे बढ़ता हुआ चला जाता है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाता है। हालांकि जैसे ही आप जो पृथ्वी का क्रस्ट है उससे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर का बढ़ने की स्पीड जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है क्रस्ट के आसपास कि 32 मीटर जब आप चलते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उसका बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और अंदर जाते हैं तो होता यह है कि 50 किलोमीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ रहा है। इस प्रकार से भी वो हो जाता है। ठीक है, बाकी दाब भी क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो दाब भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, अब इसके अध्ययन के लिए कि पृथ्वी के नीचे वास्तव में है क्या, कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनकी अवस्था क्या है, वो द्रव हैं या ठोस हैं, इसके लिए इन सब के अलावा भूकंपीय तरंगों की अवधारणा सबसे सटीक निकली। ठीक है, तो भूकंपीय तरंग क्या होते हैं इनको आपको समझना है और उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा भूकंपीय तरंग मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अलग अलग पार्ट आपको दिख रहे हैं इनका विशेषता क्या है, यानी कि इनके गुण क्या है, क्रस्ट का गुण क्या है, क्रस्ट ग्रेनाइट लिखा हुआ, बेसाल्ट लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, सारी चीजें आप अलग अलग करके इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भूकंपीय तरंगें होती क्या है। तो भूकंप क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उथल पुथल होता है वही भूकंप है। तो उस उथल पुथल के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो जो भूकंपीय तरंगें हैं वो मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पी वेव, जिसे पी का मतलब प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। ठीक है, प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। दूसरी होती हैं यस वेव, यस का मतलब सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग।
ठीक है, यस वेव, द्वितीयक तरंग या इन्हें गौड़ तरंग भी कहा जाता है, इन्हें गौड़ तरंग भी कहा जाता है। और तीसरी होती हैं यल वेव। यल का मतलब लव वेव, इसको लव वेव कहा जाता है। हालांकि प्रेम से इसका कोई संबंध डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका नाम होता है लव वेव, ठीक है ना। तो ये जो है ये जिगजैग मोशन में धरातल के ऊपर ही चलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यल वेव यानी कि लव वेव, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः तरंगे होती हैं। जब किसी बिंदु पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि मूल से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। जो सबसे पहले तरंग धरातल पर पहुंचती है उसे पी वेव कहा जाता है, प्राइमरी वेव कहा जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले पहुंचा, ये जो यफ लिखा हुआ है ये हो गया मूल, फोकस इसे बोलते हैं। भूकंप का मूल जहाँ से उसका उत्पन्न हो रहा है, जो है तरंगे जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसको भूकंप का मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो फोकस से जब तरंगे उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले जो तरंग पहुँचती है पृथ्वी के धरातल पर उसको कहा जाता है पी वेव, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको प्राइमरी या प्राथमिक भी कहा जाता है। जो दूसरा होता है वो आपका सेकेंडरी होता है या द्वितीयक होता है। इससे गौड़ क्यों कहा जाता है उसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। और जो तीसरा है वो आपका लव वेव होता है। प्राइमरी जो वेव है इसका जो चाल होता है यानी कि जो इसकी गति होती है वो 8 से लेकर के 12-13 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, यानी कि ये बहुत तेज होती हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेती हैं। तो इसका मतलब उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जो यस वेव होती है इनका स्पीड अपेक्षाकृत इससे कम होता है। तो 4 से लेकर के 6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इनका जो है स्पीड होता है। जो लव वेव होते हैं इनका स्पीड जो है 3 से लेकर के 4 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है, यानी कि इनका जो स्पीड है वो यस वेव से कम होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा हानिकारक जो वेव हैं वो लव वेव होते हैं। तो इन वेव की भी हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम एक परिचय पढ़ रहे हैं कि भूकंपीय तरंगे किस प्रकार पृथ्वी के धरातल के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। तो ये जो आप चित्र पूरा देख रहे हैं ये पृथ्वी के धरातल का एक कोना काट लिया गया है। आपने अपने बर्थडे में केक काटे होंगे खूब। तो केक क्या होता है, गोल गोल एकदम बड़ा सा होता है और आप चाकू लेते हैं और उसको इस प्रकार से एकदम तिकोना बना करके काटते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी एक केक है और उस केक के तिकोने पार्ट को मैंने काट कर यहाँ पर चित्र बना करके लिख दिया है ताकि आप उसके आंतरिक भाग को समझ पाएँ, ठीक है। अगर गोल गोल बना दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये है पृथ्वी का एक पार्ट। मान लीजिए गोला इस प्रकार से है और उसका एक कोना काट लिया गया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये आपका क्रस्ट है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि ये साफ साफ दिखे। ये आपका क्रस्ट है। तो पृथ्वी के तल पर जहाँ पर आप वर्तमान में खड़े हैं और उसके 33 किलोमीटर नीचे तक के पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट एवं बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। क्रस्ट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे 33 किलोमीटर से आप नीचे जाते हैं तो 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक के जो पूरा भाग है उसको मेंटल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। अब मेंटल का भी अलग अलग वर्गीकरण होता है। 100 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को दुर्बल मंडल कहा जाता है या स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दुर्बल मंडल क्यों कहा जाता है ये अभी बता रहा हूं, ठीक है। 2900 किलोमीटर से जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो 6371 किलोमीटर तक क्या है, कोर कहा जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र है एकदम
उसको आप कोर कह लीजिए, क्रोड कह लीजिए, वो कहा जाता है। और वो दो अलग अलग भागों में वर्गीकृत होता है। एक उसका संक्रमण क्षेत्र का भाग होता है जो कि द्रव अवस्था में है, क्योंकि जो मेटल है आपका यहाँ पर धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन होने लगता है। और लेकिन जो पृथ्वी का केंद्रीय एकदम क्रोड है, जिसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है, वो क्या है, ठोस अवस्था में है। ठीक है ना। तो ये कोर का दो वर्गीकरण हो जाता है। अब भूकंपीय तरंगों से किस प्रकार इनका अध्ययन हुआ उसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हुई। ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों का गुण कुछ होता है। सबसे पहली बात कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है भूकंपीय तरंगों का गति बढ़ जाता है। यानी कि अगर प्लास्टिक अवस्था है, यानी कि थोड़ा ठोस है, थोड़ा सा द्रव है, तो उसमें क्या होगा, भूकंपीय तरंगों का स्पीड घट जाएगा। लेकिन जैसे ही घनत्व उसका बढ़ेगा, यानी कि ठोस अवस्था आएगी, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो अब ठोस द्रव की अवस्था को पता लगाने के लिए कितना इजी हो गया। भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं यहाँ से, जैसे ही नीचे चलती हैं तो उनके गति को माप लेते हैं कि अभी यहाँ पर कितनी गति थी, आगे कितनी गति। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। ठीक है। तो उसकी गति को मापते रहते हैं। तो जिसमें पहला जो वेव है, प्राइमरी वेव जो है, यह एक मात्र भूकंपीय तरंग है जो द्रव में भी चल सकता है और ठोस में भी चल सकता है। बाकी जो यल वेव है वो तो पृथ्वी के क्रोड में जाता ही नहीं है, वो तो धरातल पर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी भी वही होता है। लेकिन जो यस वेव हैं वो द्रव में नहीं चल सकती है, वो केवल ठोस अवस्था में चल सकती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर उत्पन्न होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जो पी वेव हैं ये पूरे पृथ्वी को क्रॉस करके क्रोड से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि ये तो आपका ठोस है, उसके बाद में ये जो दुर्बल मंडल का क्षेत्र है ये प्लास्टिक अवस्था में है, और यहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया वो संवहनीय रूप से होती है। आगे मैं समझाऊंगा किस प्रकार होता है। ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्लास्टिक रूप में है। यहाँ क्या होता है कि स्पीड तरंगों की थोड़ी घट जाती है, इसीलिए इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है। अब ये देख रहे हैं कि प्राइमरी वेव मेटल से होते हुए जो द्रव अवस्था बाह्य कोर की है उसको भी पार करके आगे निकल जाती है। लेकिन जो यस वेव है वो आपका जैसे ही मेटल क्रॉस होता धीरे धीरे देख लीजिए कि ये बाहर की ओर निकल रही है, यानी कि द्रव अवस्था से ये भागने की कोशिश कर रही है, द्रव में नहीं चल पाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया पता लगाने का तरीका कि ये जो अवस्था है ये द्रव अवस्था में है, और यहाँ से नीचे जब ये जा रहा है तो धीरे धीरे घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है। ये इसका प्रतीक है। हालांकि जैसे इससे नीचे आप जाते हैं घनत्व क्या होता है, फिर से बढ़ जाता है और कोर में ठोस अवस्था पाई जाती है। तो ये है आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग जो आपके धरातल के नीचे है, उसका अध्ययन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से होता है। ठीक। अब अगली क्लास में हम ये बात करेंगे कि क्रस्ट क्या है, मेटल क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, दुर्बल मंडल क्या है, कोर क्या है, और उनके वर्गीकरण को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि भूकंपीय तरंगों का अपना अलग अलग गुण क्या होता है और भूकंप का उससे रिलेशन किस प्रकार है। ठीक है। इस क्लास में मेरा बस एक ही उद्देश्य था, और वह ये था कि आप ये समझ पाएँ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हासिल कैसे की जाती है। उसके अगली क्लास में आप इसको समझ पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लेंगे, ये रटने वाली चीज़ है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। क्रस्ट और मेटल के बीच जो अंतर स्पष्ट होता है वो कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा होता है, कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा होता है। ठीक है ना। और मेटल से कोर का जो अलगाव होता है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता से होता है, और कोर में बाह्य एवं आंतरिक कोर का जो अलगाव होता है वो लेहमान असंबद्धता से होता है। इसको आप याद कर लेंगे। हो सकता है कई बार आपसे मिलाने के लिए चीज़ें पूछ ली जाती हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये रटने वाली चीज़ है, तो आप इसको रट लेंगे। ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम इस पर और विस्तृत गहराई से चर्चा करेंगे।
क्रस्ट क्या है, उसमें जो है बेसाल्टिक चट्टानों से किस प्रकार बनी है, ग्रेनाइट से किस प्रकार बनी है, मेटल किस प्रकार बना है, दुर्बल मंडल कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर। थैंक यू।